एक लंबे प्रवास के बाद मैं वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते भर मेरा मन 8 माह से छोड़े हुए अव्यवस्थित घर को व्यवस्थित करने में उलझा हुआ था। घर पहुंचने से पहले ही मैंने कामवाली से संपर्क साधने का प्रयास किया, पर नहीं हो सका। घर पहुंचकर झाड़ू पोछा करने वाली राधिका तो मिल गई, पर बर्तन साफ करने वाली खिमली ना मिल पाई। उसकी जगह रीना काम पर लग गई। तभी एक दिन खिमली मिलने आ गई। आते ही बोली, आंटी जी, अंकल जी अब ठीक है ना? यहाँ से तो अंकल जी ठीक ठाक गए थे, फिर वहाँ जाकर क्या हो गया कि ऑपरेशन तक करवाना पड़ा? उसने बड़ी सहानुभूति से पूछा। तुम्हें अंकल जी के बारे में किसने बताया? मैंने उत्सुकतावश पूछा। सामने वाली आंटी कल बाजार में मिली थी। मैं तो बस उन्हीं का हालचाल जानने आई हूँ, उसने बड़ी आत्मीयता से कहा। उसके मुंह से सहानुभूतिपूर्ण आत्मीय शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर मात्र कुशल क्षेम जानने के लिए आना उसके आंतरिक लगाव का प्रतीक था। नहीं तो आजकल व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं कि सगे संबंधी तक औपचारिकताएं निभाने से कतराने लगे हैं। मन अंदर तक भीग गया। काम करोगी? मैंने पूछा। आंटी जी, मेरे पास काम बहुत है। काम खत्म करके घर वापस जाते जाते दोपहर के 3 बज जाते हैं। तब तक बच्चे भी स्कूल से वापस आ जाते हैं। वैसे आपने करवाना क्या है? उसने जानना चाहा। बर्तन साफ सफाई और कपड़े आदि के सब कामों का इंतजाम हो गया है। मैं चाहती हूँ कि सुबह रसोई में तुम घंटा भर मेरी मदद कर दिया करो। सुबह नाश्ता तुम यही कर लिया करो। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। 3-4 दिन बाद वह हाजिर थी। आते ही रसोई घर में मदद करने के अलावा घर को व्यवस्थित करने, डस्टिंग, कपड़े संभालने जैसे छोटे छोटे काम भी करने लगी। फिर एक दिन आते ही बोली, आंटी जी, कल से मैं आधा घंटा देर से आऊंगी। कारण पूछने पर बोली, स्कूल से मेरे छोटे बेटे की शिकायतें आई हैं कि वह स्कूल देर से पहुंचता है। कल से मैं उसे तैयार करके खुद स्कूल छोड़कर फिर काम पर आऊंगी। उसके पापा के बस का कुछ भी नहीं है। शिक्षा के प्रति उसकी ललक देखकर मन खुश था। अब मैं अक्सर कॉपी, पेंसिल, पेन जैसी छोटी छोटी चीजें उसके बच्चों के लिए देकर अपने देने के खुश अपने अहम को संतुष्ट कर लेती थी। एक दिन मैंने उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को दी तो वह बोलने लगी कि इसको कैसे खाते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोग भी इसी दुनिया के वासी हैं। फिर एक बार वह 3-4 दिन तक लगातार नदारद थी। कारण पूछने पर बोली, बच्चे बीमार थे, उनकी दवा देखभाल सब मुझे ही करना पड़ता है। इनके पापा से तो कोई उम्मीद नहीं है। फोन तो कर सकती थी, मैंने कहा। आंटी जी, मुझे नंबर मिलाना नहीं आता है, उसने सहजता से कहा। मैंने अपना नंबर स्पीड डायल पर डाल दिया। बस यह नंबर दबा दिया कर और फोन बंद ना किया कर। तेरा फोन बंद था। मैंने कितनी बार फोन किया था, मैंने खींचकर कहा। आंटी जी, क्या करूं, बच्चों की बीमारी में फोन चार्ज करना ही भूल गई थी, वह दुखी होकर बोली। वारी माँ की ममता। अब जब भी वह देर से आती तो मुझे फोन कर देती थी। कारण वही बताती थी कि बच्चों की फीस भरनी है, यूनिफॉर्म लेनी है या फिर स्कूल टीचर ने बुलाया है। फिर एक दिन उसने रोते हुए फोन पर कहा, मैं काम पर नहीं आ सकती हूँ। कारण पूछने पर बोली, मेरा बेटा कहीं भाग गया है। 2 दिन बाद आ पहुंची। बेटे के विषय में पूछने पर बोली, मैं यहाँ काम पर थी। घर पर मेरे पति ने शराब के नशे में बेटे को इतना पीटा कि वह घर से भाग गया। वह तो संयोग था कि उसके किसी दोस्त ने उसे स्टेशन पर देख लिया और हम उसे घर ले आए। क्या नशे में वह तुम पर भी हाथ उठाता है? मैंने जानना चाहा। इतना सुनते ही गुस्से से उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसका यह रौद्र रूप देखकर मैं हैरान थी। शुरू में उसने 1-2 बार ऐसा किया जरूर, पर एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसा धक्का मारा कि दूर जा गिरा। फिर उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई। उसने कहा। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, नशा तो इन लोगों के लिए एक बहाना है। क्या नशे में कभी किसी पुरुष ने अपनी माँ या बहन पर हाथ उठाया है? नहीं ना। अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू के प्रति अति संवेदनशील होने वाले पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए संवेदनहीन हो जाते हैं। शायद ये पुरुष लोग स्त्री जाति पर हाथ उठाकर ही अपना वश्चर्य स्थापित करने की दुस्साहस करते हैं और अपने अहम की संतुष्टि करते हैं। उसकी बेबाक बात सुनकर मैं उसका मुंह देखती रह गई। ना कोई शिकवा शिकायत, ना किसी के सहारे की याचना, ना समाज सेविक संस्थाओं की बीच बचाव, ना पंचायत का हस्तक्षेप, ना रिश्तों की दखलंदाजी, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर। बस अपने ही बलबूते पर अपने अस्तित्व, अपनी गरिमा और अपने अस्मिता को बचाए रखने का वह एक उदाहरण लगी। सबसे बड़ी बात, हमारा मध्य वर्ग
अभिजात्य वर्ग या तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं जिस मानसिक शारीरिक उत्पीड़न को सहकर भी लोकलाज के भय से बड़ी सफाई से छिपा जाती हैं या नकार जाती हैं। उसने बिना किसी लागल पेट के सब कुछ बता दिया। इस प्रकार वह मुझे नारी सशक्तिकरण का साक्षात रूप दिखाई दी। सच में कितनी गलत थी मैं उसे आज तक अबला लाचार ही समझती रही, पर उसने मुझे समझा दिया कि जीवन जीवटता से जीने में है। यह संसार वैसे नहीं चलता जैसे हम चलाना चाहते हैं, यह बात बिल्कुल सच है, पर अपने जीवन पर तो हमें पूरा अधिकार है। कोई भी रिश्ता जीवन से बड़ा नहीं होता, इसीलिए किसी भी रिश्ते को जीवित रखने के लिए स्वयं को खत्म कर देना समझदारी नहीं है। समझौता तभी तक करना चाहिए जब तक अस्तित्व पर चोट नहीं आए। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।